स्वागत है आपका चैनल पर। और मैं लाई हूँ अब आप मैथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो वीडियो थी वो भी मैथडोलॉजी के बारे में थी और ये दो अलग से मैथडोलॉजी हैं। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी पता चले और वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें अच्छे से। ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने के लिए सेमेस्टर का व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका क्वेरी है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपनी कोई बात कहनी है, तो आप आसानी से हम तक उसके थ्रू पहुंचा सकते हैं। और ऐसी जगह ज्वाइन करने से ये बेनिफिट रहता है, एक तो आप दूसरों की क्वेरीज से भी बहुत सारा सीखते हैं, अपनी क्वेरीज भी आपकी क्लियर होती हैं और जल्दी आंसर्स आपको मिलते हैं, है ना। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं, आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, चैप्टर पे। मैथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैथड्स का मतलब जैसे मैंने बताया था कि विधियां होती हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी थ्योरी, ठीक है। सिद्धांत जो भी थ्योरीज हैं वो सब सिद्धांत ही होते हैं, वही सब पढ़ाया जाता है थ्योरी में। कि किसी ने कोई सिद्धांत बना दिया तो उसको थ्योरेटिकल रूप से क्या क्या टॉपिक लिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या कहाँ कहाँ वो अप्लाई होता है और क्या क्या उसकी आलोचना, ये सब सिद्धांत में पहले फॉर्म होता है, उसके बाद उसकी सारा का सारा डिटेलिंग होती है। तो ये इसी को हम थ्योरी कहते हैं, किसी भी चीज़ की थ्योरी में यही सब शामिल होता है। तो दो प्रकार के ये सिद्धांत है जिनसे ये मैथडोलॉजी, दो तरह की मैथडोलॉजी है जिससे ये सिद्धांत बनते हैं, ठीक है। अब ये कौन से मैथडोलॉजी हैं? स्टैटिक यानी कि स्थैतिक हिंदी में, और डायनेमिक यानी गतिशील, ठीक है। तो दो तरह की हमारी निर्माण विधियां हैं सिद्धांत की। सिद्धांत जो बनाते हैं उनकी दो तरह की निर्माण विधियां, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो अभी तो आपको ये पता चला कि स्टैटिक और डायनेमिक है क्या और इनका काम क्या है, ठीक है, कैसे सिद्धांत बनाए जाते हैं। और सिद्धांतों में होता क्या है, सिद्धांत हैं उनके बारे में सारी डिटेलिंग है, उनकी विशेषताएं हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई होते हैं, कारण और परिणाम के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी थ्योरी तैयार होती है। फिर कोई नया अर्थशास्त्री आता है, उसका क्रिटिसिज्म करता है और उसके बाद उसमें कुछ नया ऐड ऑन करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए ये दोनों ही जो विधियाँ हैं ये भौतिक विज्ञान से ली गई हैं। भौतिक विज्ञान यानी आपका फिजिकल साइंस जो होती है वहाँ से ली गई हैं ये विधियाँ, क्योंकि आपको पता है किसी भी तरह का सिद्धांत है, सिद्धांत तो सब तरफ ही एक ही तरीके से बनते हैं कि कारण क्या कोई चीज़ घटना हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, और उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, इसके बीच का जो रिलेशन स्थापित किया जाता है ताकि उस चीज़ को हर जगह अप्लाई करा जा सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके। तो क्या करते हैं, रीजंस जो होते हैं और रिजल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच ही जो कॉम्बिनेशन होता है उसी से सिद्धांत बनते हैं। तो ये भौतिक साइंस में दोनों विधियां अपनाई गई थी, बाद में इसे इकोनॉमिक्स में लिया गया। भौतिक साइंस में इसको लाने का श्रेय अगस्त कॉम्टे को जाता है, याद रखिए अगस्त कॉम्टे जी भौतिक साइंस में इसको लेकर आए थे। बट इकोनॉमिक्स की जब बात की जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जे.एस. मिल ने सर्वप्रथम और ज़्यादा प्रयोग जो है जे.एस. मिल ने करा, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं, जो शुरुआती, बिल्कुल शुरुआती दौर में, जो 18th के लास्ट में और 19th की स्टार्टिंग में लगभग थे इकोनॉमिक्स, उनको ही हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब बाद में जो है रेगनर फ्रिश ने इसको ज़्यादा प्रयोग किया। तो अगर कहें कि पॉपुलराइज किसने किया तो रेगनर फ्रिश ने, और बोलेंगे कि स्टार्टिंग में किसने इसको लाया तो जे.एस. मिल ने इकोनॉमिक्स में। एक्चुअल में लाने का श्रेय अगस्त कॉम्टे जी को जाता है। चलिए आगे सीख लेते हैं। हाँ जी, स्टैटिक इकोनॉमिक्स, इसका अगर मीनिंग जाने तो वो होती है पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि साम्य अवस्था, स्थिरता की अवस्था, रेस्ट की पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट मूवमेंट है,
ठीक है। स्थिरता का मतलब विदाउट मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं के कोई एक्सप्लेन कर दे कि इसका तो मतलब ही स्टैटिक है तो ये एक जैसी पोजीशन में हमेशा रहना, ऐसा नहीं है। मूवमेंट तो होता है बट एक ही प्रकार का मूवमेंट होता है, एक ही तरह की गति होती है, इसी तरह से स्थैतिक कहा गया है। मान लीजिए आप कोई कार चला रहे हैं और शुरू से फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन आपका जो स्पीड है वो सेम ही रहती है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको स्टैटिक बोलेंगे कि एक ही जैसी गति से गए। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और एक उसमें एक आपको पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है और एक लिविंग स्टैंडर्ड आप मेंटेन करें, तो ये कैसी पोजीशन है? ना उसमें कोई ग्रोथ है, ना कोई उसमें डिमोशन है, ठीक है, ना कोई आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं, तो ये पोजीशन कैसी होगी? स्टैटिक होगी। समझ गए आप? गति होती है पर एक ही जैसी गति होती है, परंतु इस गति से कोई अंतर नहीं आ रहा, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रेडमिल। अगर आप ट्रेडमिल पे चलते हैं तो क्या होता है? ना तो आप पीछे जा रहे हैं ना आप आगे जा रहे हैं, बट मूवमेंट हो रही है। ऐसा बात नहीं कि मूवमेंट नहीं हो रही, बट कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। दैट इज वन एग्जाम्पल। और कोई भी चीज़ जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक चीज़ को मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, अगर इम्प्रूवमेंट भी है तो एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, उससे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना ही पीछे जा रहे हैं, तो इसको हम स्टैटिक यानी रेस्ट पोजीशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिगलर, स्थिर स्थिति एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समय के साथ संसाधन और तकनीक, ठीक है, कुछ भी नहीं मतलब बदलता। इतना संसाधन बदल रहे हैं यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही हैं, उतने ही हैं, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी वही है, टेक्नोलॉजी भी सेम यूज़ कर रहे हैं, उतना ही प्रोडक्शन हर बार हो रहा है। अगर ग्रोथ मान लीजिए कि हर बार आप 50 यूनिट की ग्रोथ करें तो हर बार आप 50 की ग्रोथ करें। आप ऐसा नहीं कि 550 से आप 100 पे पहुँचे, 100 से 500 पे पहुँच रहे हैं, ऐसी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक, एक लीनियर, एक स्टैटिक ग्रोथ हो रही है। तो इसको स्टिगलर ने जो है क्या कहा है? स्टैटिक यानी कि स्थिर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो कि एक पर्टिकुलर गति से बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल पे बढ़ रही है, तो वो स्थैतिक होगी। और अगर हर बार वो मल्टीपल रूप से बढ़ रही है, अभी आज जितना किया नेक्स्ट टाइम उसका दुगना, नेक्स्ट टाइम उसका तिगुना, नेक्स्ट टाइम 4 गुना, तो ये क्या होगा? ये डायनेमिक बढ़ रही है, ये तो मल्टीपल रूप से बढ़ रही है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी इनकी कुछ विशेषताओं की। अब देखिए ये जो है मूवमेंट यानी गति को दिखाता तो है, इसमें मूवमेंट होता है, पर वो गति एकदम मतलब स्टैटिक रहती है, एक ही जैसी गति रहती है। इसमें टाइम कॉन्सेप्ट, ये टाइमलेस कॉन्सेप्ट है। अर्थव्यवस्था में हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं या कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं या पीरियड ऑफ टाइम पे निकालते हैं। और क्योंकि ये कह रहा है हमेशा एक जैसा रहता है, तो आगे समय ज़्यादा समय लेने का, एक पॉइंट ऑफ टाइम लेने का, या बहुत पहले की जांच करनी हो, बहुत अभी की जांच करनी हो, भविष्य की जांच करनी हो, कोई फ़र्क ही नहीं है, बिकॉज सब में एक जैसा कॉन्सेप्ट ही है। तो ये टाइमलेस कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम को इसमें एकदम हटा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा साम्यिक स्थिति है। जब ये बोला ही जा रहा है कि स्टैटिक है, हमेशा मूवमेंट तो है पर वो एक जैसा है, तो हमेशा संतुलन है। इसके अलावा बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान है इसको समझना, क्योंकि किसी भी घटना के कारण और परिणाम के बीच एक संबंध स्थापित करता है और बोलता है ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब बोलते हैं ऐसे ही चलता रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया काम, ठीक है। और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है जिसमें ना तो सेविंग है ना इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली जब एक ही जैसा ग्रोथ है तो आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो ही कहाँ रही है, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो ग्रोथ का नंबर आएगा, उतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट का भी रेट वही है। सेविंग अलग से कुछ नहीं हो रहा, मतलब अर्थव्यवस्था में जो पैटर्न चल रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से इनकम हो रही है, उस हिसाब से लोग भी अपने खर्चे कर रहे हैं और सेविंग कर रहे हैं। अलग से वो बचाना कुछ नहीं चाह रहे, अलग से वो खर्चे नहीं बढ़ा रहे। इनकम बढ़ रही है तो वो दोनों चीज़ों को, कुछ खर्चे भी बढ़ा देते हैं, कुछ सेविंग भी बढ़ा देते हैं। कुछ नया नहीं हो रहा अर्थव्यवस्था में, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, क्योंकि एक्स्ट्रा सेविंग भी नहीं हो रही, तो इसलिए कोई ग्रोथ
मतलब अनप्रडिक्टेबल से नहीं दिखाई दे रही, जो एक संयमित ग्रोथ है वो होती जा रही है। ठीक है, तो एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मल लाइफ की तरह चल रही है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है उसमें मतलब अनुसंधान व्यय होते हैं, नई नई मार्केट खोजना, नया प्रोडक्ट खोजना, उसमें कुछ नई चीज़ खोजना ताकि मार्केट में जम पाए। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, तो अनुसंधान व्यय नहीं होते तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट होता है बस वो एक ही जैसे रेट से चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, कोई भविष्य के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ है, सिर्फ कारण और परिणाम के बीच का संबंध बताया जाता है। चलिए आगे सीखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझ में आ गए, अब ये देख लेते हैं कि ये अप्लाई कहाँ होता है। मॉडल जो है जिनमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर हम स्टैटिक एनालाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम एक्सप्लेन करते हैं माइक्रो स्टैटिक एनालाइज, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक एनालाइज करते हैं हम, कंपैरेटिव एनालाइज किसी चीज़ की तुलना करते हैं हम, या फिर हम मैक्रो के भी स्टैटिक एनालाइज एक संतुलन स्थिति को हम एनालाइज करते हैं जिनमें संतुलन होता है या स्पेसिफिक ग्रोथ दिखा रहे होते हैं, या किसी से तुलना करते हैं कंपैरेटिव एनालाइज, तो यहाँ पर होता है। ठीक है, ये एनालाइज जो है तीन तरह के होते हैं, एक तो स्टैटिक होता है, कंपैरेटिव होता है और डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक एनालाइज और कंपैरेटिव एनालाइज ये जो है स्टैटिक एनालाइज में आते हैं, और डायनेमिक एनालाइज डायनेमिक जो मेथड है उसके थ्रू किया जाता है। चलिए, तो अब आपको ये पता चल गया कि इस मॉडल में हम प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा इसके और भी चीज़ें जान लेते हैं। सॉरी, हाँ जी, डायनेमिक एनालाइज जो है, अब ये दूसरा मेथड है, ये डायनेमिक है, जैसा कि कहते हैं गति को दिखाता है, तो गति तत्व का परिणाम है, गति को दिखाता है किस चीज़ में मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मल्टीपल ग्रोथ हो रही है या डिमोशन भी हो रहा है, तो वही चीज़ को उसमें जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको ये इसमें इस डायनेमिक इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी की जाती है। ये अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को दर्शाता है, समय के परिवर्तन के साथ चीज़ों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सारा का सारा हम डायनेमिक में देखते हैं। रिचर्ड जी लिप्से, जिन्होंने इसमें काफ़ी काम किया है, इन्होंने ये बोला कि ये व्यवस्था की गतिशीलता की स्थिति को दिखाता है, कारण और परिणाम को एनालाइज करता है, ऐसी परिस्थिति में जो गतिशीलता को दिखा रहे हैं, मूवमेंट को दिखा रहे हैं, ग्रोथ को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंपल मार्केट और मल्टीपल मार्केट, हर तरह की मार्केट को अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, और संतुलन की स्थिति और असंतुलन सभी को स्टडी किया जा सकता है। संतुलन यानी आपका बैलेंस बन गया, एक जैसा बेहतरीन ग्रोथ चल रहा है। असंतुलन जब किसी तरह का हायर ग्रोथ चल रहा है, फ्लक्चुएशन चल रहा है, या फिर गिरावट आ रही है, उस सब को, सब तरह के चेंजेस को हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं। चलिए, मतलब कि जब भी आपको ज़्यादा मूवमेंट की स्थिति हो ना, तो आप ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को डायनेमिक इकोनॉमिक्स से सॉल्व करते हैं। और अर्थव्यवस्था में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप जानते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, बहुत कैलकुलेटिव है, स्पेसिफिक फार्मूलेज बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। ऑब्वियसली चेंजेस तो होते ही रहते हैं, तो रियल सिचुएशन होती हैं, ये सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं होती। स्टडी करता है चेंजेस को, ये इसका स्टडी एरिया है, ये तो हमने पहले ही देख लिया। और आर्थिक समस्याओं का समाधान डायनेमिक इकोनॉमिक्स में ही ढूंढा जाता है। अब देखिए आर्थिक समस्या होती क्या है। अर्थव्यवस्था में किसी चीज़ को, प्रोडक्शन को बढ़ाना, किसी फैक्टर की जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ये सारी अर्थव्यवस्था की समस्याएं होती है ना, कैसे करें। तो जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, मूवमेंट की बात कर रहे हो, तो ऐसी सारी समस्याओं का समाधान, कारण और परिणाम के बीच का संबंध डायनेमिक इकोनॉमिक्स में ढूंढा जाता है। इसमें इन चीज़ों, हाँ जी, अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इसका महत्व यानी कहाँ का प्रयोग किया जाता है। ये जो है डेवलपमेंट की स्टडी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से
शो करता है जहां भी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा फॉरकास्टिंग भविष्य की परिणाम को घोषित करता है। आपको पता है अर्थव्यवस्था में, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में हम प्रेडिक्शंस को लेके चलते हैं, क्योंकि आप साधन जुटा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आगे कोई गोल रख के तो कर रहे हैं ना। तो वो क्या है, भविष्य के लिए फोरकास्ट करना। ठीक है, अभी अभी कोई भी काम आप करने चल रहे हैं तो क्या हुआ है, वो हुआ तो नहीं ना, वो होना ही है। तो उसके लिए अभी से आप सारी चीज़ें जुटा रहे हो और एक आपका लक्ष्य कि वहाँ पहुँचना है। तो ये क्या है, फोरकास्टिंग और भविष्य को देख के करना है। तो इसमें जो है प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का संबंध बिठाया जा सकता है कि हम क्या करने जा रहे हो, इससे हमारा क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है। इलास्टिसिटी फ्लक्चुएशन की पूरी संभावना होती है, ग्रोथ होती है, पीछे भी बैक भी हो सकती है, मल्टीपल ग्रोथ भी हो सकती है। तो काफ़ी इलास्टिसिटी है। इसके अलावा काफ़ी रियल लाइफ से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब इसकी संभावनाएं यानी सीमाएं हैं जहाँ पर ये कम लागू होता है या लागू नहीं होता, या इसका ड्रॉबैक्स कह लीजिए, या इसकी आलोचना। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे परिवर्तनों को देखा जाता है। इसमें किसी भी चीज़ का अध्ययन भी किया जाता है, उसकी ग्रोथ को भी देखा जाता है, कारण और बीच के परिणाम के बीच संबंध भी स्थापित किया जाता है। एक चीज़ बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित हो सकती है। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों का एक साथ अध्ययन करते हैं, किसी में भी ग्रोथ हो सकती है, कोई भी बढ़ सकता है, कोई भी घट सकता है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्सेप्शनल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम ये बोलें कि डिमांड जो है ना, वो उपभोक्ता वस्तु की जो कीमत है ना, वो उपभोक्ता की डिमांड से प्रभावित होती है। ये तो एक मेन बात है, लेकिन कीमत वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कीमत जो उसके साधन लगे उससे प्रभावित होती है। अगर जो हमारा एंटरप्रेन्योर है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मोटिवेटेड है कि प्रॉफिट तो मुझे हर हाल में कमाना है, उस वजह से वो काला बाजारी कभी कभी कर देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कीमत पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा सीज़न, मौसम, समय और प्रोडक्ट के लिए कोई किसी भी तरह का अच्छा एडवर्टाइजमेंट या अफवाह, मतलब बहुत सारी चीज़ों से ग्रोथ होती भी है और बैक भी हो सकती है। अब इतनी सारी चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करना बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, कभी कभी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो गतिशील जो चीज़ें होती हैं ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना और सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़ा सा इसमें बारीकी समझ लेते हैं। ये तो रहा सारा डायनेमिक इकोनॉमिक्स, और इससे पहले आपने समझा स्टैटिक। दोनों मेथड में क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या क्या इनमें अंतर है, ये सब आपने समझ लिया। अब अगर इसमें क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, इनको डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं जी। ठीक है, इसमें इसको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा दोनों जो मेथड है ना, दोनों मेथड में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन आ सकता है। अब मैंने जैसा कि पहले भी बताया, अभी भी बता दे रही हूँ, हो सकता है नए बच्चे भी हों, तो कभी भी कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, प्लीज़ उसको थोड़ा 2-3 लाइन का एक्सप्लेन कीजिए, उसके वेल डिफाइंड पॉइंट बनाइए और उन पॉइंट्स को भी अच्छे से आप एक्सप्लेन करिए और लास्ट में सम अप ज़रूर करिए। तो इस तरह से एक अच्छा आंसर बनता है। इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मेन चीज़ें मतलब आपको लिखनी होती हैं। और प्लीज़ आप अपने जो भी आंसर लिखें उसमें जो मेन चीज़ें आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो उनको प्लीज़ अंडरलाइन ज़रूर करिए। बहुत कम टाइम लगता है अंडरलाइन करने में पेन से, बट एग्जामिनर के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। आपका आंसर बहुत हाईलाइटेड दिखता है और टीचर को भी पता होता है कि बच्चा इतना समझदार है कि आंसर लिखने के बावजूद उसको ये भी पता है कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है। तो मतलब आपका एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। वैसे तो आप सब समझदार हैं और अच्छे से पढ़िए, प्लीज़ बुक को भी ज़रूर पढ़िए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। लाएंगे आपका और सारा सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। और प्लीज़ व्हाट्सएप जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम का ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपकी बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहोगे, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो और एक कनेक्टिविटी भी बनी रहती है। अदरवाइज़
जैसी आपकी इच्छा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।